फंगल इन्फेक्शन। मैं डॉक्टर सुखदेव सिंह आपको फंगल इन्फेक्शन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जिस तरीके से बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन होते हैं, उसी तरीके से फंगल इन्फेक्शन भी होते हैं। और आजकल के समय में ये फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन से हो गए हैं। अब वो किस लिए? क्योंकि हम लोग वायरस और बैक्टीरियल इन डिजीज़ के शिकार हो रहे हैं, और जब इनमें हम एंटीबायोटिक वगैरह खाते हैं तो फिर ये इन्फेक्शन कॉमनली हो जाते हैं, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस भी डाउन चला जाता है। यही नहीं, जो प्रकृति में भी जो चेंज आ रहे हैं उससे भी होता है, क्योंकि पॉल्यूशन, हवा, सनलाइट, ये सब जहाँ पे अफेक्टेड होंगे उस एरिया में हमको मॉइस्चर ज़्यादा आएगा, और ये सब चीज़ें, इस तरह के इन्फेक्शन होते रहते हैं। इसी तरह हमारी खाने पीने की जो दिनचर्या है, कपड़े पहनने के जो तरीके हैं वो भी बदले हैं। अब हम सिंथेटिक कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं। पहले हम कॉटन के कपड़े पहनते थे, ओपन एयर में रहते थे, और ओपन सनलाइट में रहते थे, अच्छा खाते थे, अच्छा पीते थे, एडल्ट्रेशन कुछ नहीं था, और इस तरह के ज़्यादा इन्फेक्शन भी बैक्टीरियल वायरल नहीं थे। इस वजह से फंगल इन्फेक्शन भी बहुत कम थे। लेकिन अब ये भी बढ़ते जा रहे हैं। एक फंगस होता है जिसकी वजह से ये हो जाता है, और इस इन्फेक्शन में हमको बहुत तकड़ी ईचिंग वगैरह होती है। रिंग वर्म जिनको आप कहते हैं, रिंग जैसे बन जाते हैं। ऊपर से जो मार्जिन्स हैं स्किन पर, वो ऊपर को उठे उठे से नज़र आते हैं, और उनमें बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, खुजली होती है। और यदि ये इन्फेक्शन आपके कई जगह पर कहीं भी हो सकता है, ओरल कैविटी में हो सकता है, नेजल कैविटी में हो सकता है, ईयर में हो सकता है, ब्रेन में हो सकता है, यानी बॉडी के किसी भी भाग में हो सकता है। अब यदि बॉडी कोई आप ले लें तो साइन सिम्टम आपको क्या मिलेंगे? साइन तो मैंने अभी बताया कि जैसे रिंगवर्म टाइप ऐसे हो जाते हैं, और सिम्टम में ईचिंग वगैरह इस तरह की हो जाती है। और तो और खुजाते खुजाते खून तक भी निकल आता है। फंगस इसका कॉज है, और क्यों होता है वो मैंने बताया है। इसकी जो दवाइयाँ हैं वो भी एंटी फंगल हैं। एंटी फंगल एंटीबायोटिक, यानी एंटी फंगल जैसे एंटीबायोटिक होती हैं, जैसे अदर बैक्टीरिया वायरस को किल करने के लिए होती हैं, ऐसे ही एंटी फंगल मेडिसिन भी हैं, जिनको हम ओरली भी लेते हैं, और कुछ केसेज में जहाँ सीरियस हो जाते हैं उनमें सिस्टेमेटिक भी दी जाती हैं। और कुछ जगह ऐसी होती हैं जैसे ईयर है, नोज है, माउथ है, स्किन है, इनमें कुछ लोकल फॉर्म में भी दी जाती हैं, कुछ ड्रॉप फॉर्म में, कुछ ऑइंटमेंट वगैरह में, कुछ पाउडर वगैरह में। अब ये इसका इलाज हो जाता है इस तरीके से। और प्रिवेंशन के लिए क्या करेंगे? प्रिवेंशन में आपने देखा है कि ये ओवर क्राउड वगैरह, मौसम ख़राब, या फिर एनवायरनमेंट ख़राब, या फिर हमारे कपड़े पहनने की हैबिट, हमको ये सब सुधारनी पड़ेंगी। मौसम को सही करें, एनवायरनमेंट को सही रखें, अपनी बॉडी का ठीक से कॉटन वगैरह पहन के रहें,
कॉटन के कपड़े, कहने का मतलब ये है कि ये पॉलिस्टर जो है या इस टाइप के जहाँ अदर कपड़े हैं सिंथेटिक वगैरह, ये इसमें नुकसान पहुंचाते हैं। क्राउड में कम रहें। और इसी तरीके से जैसे हवा है, धूप है, इनमें खूब अच्छी तरीके से घूमें। यदि पसीना वगैरह आता है उसको साफ रखें, फिर पाउडर वगैरह डालें, कोई ऑइंटमेंट वगैरह लगाएं। इस तरीके से इसका प्रिवेंशन हो जाता है। और कभी कभी इसमें पेशेंट को कुछ आइसोलेशन में भी रखना पड़ता है, क्योंकि कंटैक्ट से भी ये फैलता है। कपड़ों के कंटैक्ट में जैसे ही आते हैं उससे भी हो जाता है छोटा मोटा इन्फेक्शन, इसलिए उनको भी अलग से धोएं। तो इस तरीके की प्रक्रिया करने से, समाधान करने से, देखभाल रखने से ये इन्फेक्शन आसानी से ठीक भी हो जाता है और प्रिवेंट भी हो जाता है। तो हम अपना ध्यान रखेंगे। और क्योंकि फंगल इन्फेक्शन के बारे में मैंने बताया है, तो उसके बारे में यदि आपके कहीं कोई इन्फेक्शन है, थोड़ा जाइए डॉक्टर के पास कि साहब ये हो गया है, तो वो देखेंगे। कुछ तो सिम्टोमेटिकली उन्हें पता चल जाती है, कुछ इसके ब्लड टेस्ट और कल्चर सेंसिटिविटी कर लेते हैं। अकॉर्डिंगली इसमें इसकी एंटी फंगल मेडिसिन जैसा मैंने पीछे बताया है वो देकर, अब उसका जो देना है वो ये देखता है कि कितने समय के लिए दी जाए, कितना समय में ये क्योर्ड हो जाएगा। तो जितना आप जल्दी जाते हैं डॉक्टर के पास उतना ही आपका जल्दी ट्रीटमेंट हो जाता है। वो सभी डिजीज में होता है, क्योंकि फिर कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, उतना ही लंबा समय लेते हैं फिर कोई भी इन्फेक्शन। तो इसलिए जितना आप जल्दी जाएंगे उतना ही जल्दी आपका वो इन्फेक्शन ट्रीट हो जाएगा। इसलिए जल्दी जाओ और जल्दी ही इससे छुटकारा पाओ। और मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। प्रिवेंशन ऑफ बैक्टीरियल डिजीज। कुछ बैक्टीरियाज हैं इस एनवायरनमेंट में और वो हमारी बॉडी को समय समय पर अफेक्टेड करते रहते हैं। अब हम इन्फेक्टेड होते रहते हैं और हम में बीमारी पैदा होती रहती हैं, फिर हम इसके इलाज के लिए परेशान होते रहते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा कि वायरस डिजीज भी हैं, वो हम में हो जाती हैं और हम में बीमारियां पैदा करती हैं। और जब बीमारियां हो जाती हैं तो फिर हम उसका इलाज कराते हैं। यही सिलसिला चलता रहता है। आपने देखा होगा कि बैक्टीरियल डिजीज में सेवरल डिजीज आती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप न्यूमोनिया को ले लीजिए।
निमोनिया सैकड़ों तरीके से होता है। ये वायरस की वजह से भी होता है, ये बैक्टीरिया की वजह से भी होता है, और ये फंगस वगैरह की वजह से भी हो जाता है, और ये और भी सेवरल टाइप के इन्फेक्शन हैं जिनका एक कॉम्प्लिकेशन है। इसमें हमको सांस लेने में परेशानी हो जाती है, डिस्निया हो जाता है, जल्दी जल्दी सांस आने लगती है, हमारे लंग्स में कंसोलिडेशन हो जाता है, वो ठोस हो जाता है, जो कि हल्का होता है, एल्वोलाई वगैरह से बना है। अब इसमें हवा आने जाने में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए हमको सांस लेने में परेशानी होती है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन इसी के थ्रू जा सकती है। हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, वो भी इसी के द्वारा निकलती है। तो सिस्टम ऐसा है कि जो हवा यहाँ शुद्ध होकर हमारे फेफड़ों के द्वारा पूरी बॉडी में जाती है, इसी तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पूरी बॉडी से वापस इसी में शुद्ध होने के लिए आती है। तो कितना बड़ा फंक्शन है फेफड़ों का, लंग्स का। तो इनको सही रखने के लिए क्या करोगे? नंबर 1, क्राउड वगैरह में कम जाओ तो मास्क वगैरह लगा लो, और यदि मास्क भी नहीं लगाते तो कहीं भी कोई इन्फेक्शन देखते हैं तो डायरेक्ट कांटेक्ट से बचो। अपने घर थोड़े से खुले हुए रखो, खिड़कियां खुली हुई रखो। उससे क्या होगा, आपके घर में हवा आएगी और सूरज की लाइट आएगी, और इससे वो साफ शुद्ध हो जाता है घर। तो इसमें भी इससे भी फायदा होता है। कोई ब्रोंकियल एस्थमा का केस है, ब्रोंकियल एस्थमा में बड़ा फायदा होता है यदि साफ शुद्ध हवा मिल जाए। यदि आप पॉल्यूशन करोगे तो ब्रोंकियल एस्थमा वाला तो बेचारा बड़ा ही परेशान हो जाएगा। कहीं साफ शुद्ध हवा नहीं मिलेगी तो कई जगह तो जान भी चली जाती है। तो एनवायरनमेंट को साफ शुद्ध रखो, घरों को खुले खुले रखो, खिड़कियां खोलो, साफ हवा लो, पॉल्यूशन मत करो, और ओवर क्राउड वगैरह में नहीं रहो। और यदि कहीं हो भी जाता है तो फिर अपने को आइसोलेट करो। अब इसको करने के साथ साथ यदि फिर भी कोई आदमी किसी वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, तो उसको अपनी दिनचर्या भी देखनी चाहिए कि वो ठीक समय पे उठता है, ठीक समय पे सोता है, और ठीक समय पर खाता है, और ठीक खाना खाता है। इसको देखो, उसकी दिनचर्या कैसी है, एक्सरसाइज कैसी है, क्योंकि इन सब चीज़ से उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, एंजाइटी कम हो जाती है, टेंशन कम हो जाता है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। फिर खाने में देखो वो खाता क्या है, दाल सब्जी रोटी अपने घर की खाता है या बाहर की फास्ट फूड खाता है, उसको देखो। और साथ में फल फ्रूट लेता है या नहीं लेता, सलाद लेता है या नहीं लेता, पानी ठीक पीता है, ठीक समय पे खाने के 1 घंटे बाद पीता है या नहीं पीता। तो इन सब चीज़ को देखो। यदि आप ये सब चीज़ करते हैं तो रेजिस्टेंस बहुत बढ़िया होगा बॉडी का, तो इन्फेक्शन लगेगा ही नहीं। आपको ये सब जो दिनचर्या है वो करनी पड़ेगी, वो आपकी ही सोच है। यदि टेंशन आपने लिया है तो आपको ही उसको ख़त्म करना है।
फिर आप कहते हैं नहीं जी टेंशन तो कैसे रिमूव होगा। भाई आया कैसे है, अभी तो मैंने बात करी थी। वो आया कैसे है, बुलाया आपने ही है, अपना काम आपने ही बिगाड़ा है, तो सुधारेगा कौन? सुधारोगे भी आप। जिन रास्तों पे चल के आपने अपना काम बिगाड़ा है, उन्हीं रास्तों पे चल के आप अपना काम सुधार सकते हैं। हाँ इतना जरूर है, बिगाड़ने में कम समय लगता है और सुधारने में बहुत लंबा समय लगता है, जैसा कि मैंने अपने प्रवचन में भी बताया था। तो इसलिए आपको ये सब करना है, और यदि ठीक रहना है तो ये बातें माननी पड़ेंगी। अब निमोनिया की बात हो रही थी, बाकी तो प्रिवेंशन सब हो गए थे। अब उसके बाद डॉक्टरों की बारी आती है। पेशेंट को जल्दी हॉस्पिटल में ले जाओ, वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वो क्लिनिकली एग्जामिनेशन करेंगे, और जिस लेवल का भी केस बन गया है उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे, सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट देंगे और पेशेंट को ठीक करेंगे, क्योंकि वहाँ जाना भी ज़रूरी है। अदरवाइज बॉडी बात ही बातों में ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये एक सांस आ रही है, एक जा रही है, और यदि लंग कंसोलिडेट हो गए तो यूं ही बात ही बातों में ख़त्म हो जाती है। तो ये ध्यान रखा जाए। और जो ओल्ड एज के पीपल हैं, बच्चे हैं, और कहीं पे यदि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कमज़ोर होते हैं, उनकी इम्यूनिटी कम होती है, ऐसे पर्सनल को, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे बच्चों को, ऐसे बुजुर्ग लोगों को, उनको जो ये निमोनिया है इसकी वैक्सीन आती है। निमोनिया की वैक्सीन दे दीजिए टाइमली। और इसी तरीके से जो इन्फ्लुएंजा है उसकी भी वैक्सीन आती है। तो बहुत डिजीज ऐसी हैं जिनका समय पर वैक्सीन देने से काफ़ी बीमारियां प्रिवेंट हो जाती हैं। उस पर भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि खोज बड़ी मुश्किल से होती है पर हम उनसे कोई बेनिफिट नहीं उठा पाते। हमें उन सब का बेनिफिट लेना चाहिए। यदि टाइमली वैक्सीनेशन होगा तो आपकी काफ़ी बीमारियां कवर्ड हो जाती हैं उसके अंदर। तो प्लीज़ देखिएगा कि कैसे हम प्रिवेंशन का ध्यान रखें, कैसे हम ट्रीटमेंट का ध्यान रखें, कैसे हम वैक्सीनेशन कराएं टाइम से, और कैसे हम अपनी इस बॉडी का ध्यान रखें, क्या क्या करें। अब इस पर विचार करें। और जो बात मैंने कहा है ये तो एक माध्यम है मेरे द्वारा कहने का, तो आपको सब मालूम है, ज़्यादातर बातों की आपको मालूम है, इसलिए आप समझदार हैं और उसको करें। वह बात वही आ जाती है, समझदार तो हैं पर हैं अधूरे। पीछे मैंने बताया था कि आपको ये मालूम तो है कि इस चीज़ के ना होने से ये हो जाएगा, लेकिन आप मानेंगे जब मैं भी आपको समझाऊं, जब मैं भी आपसे कहूं कि भाई साहब ये चीज़ कर लीजिए, ये ठीक है। क्योंकि आपको एक हेल्प मिल गई, एक सपोर्टिव व्याख्यान मिल गया कि भाई जो हम सोच रहे थे वही ये कह रहे हैं, इसलिए अब इन चीज़ों को मान लेना चाहिए। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।